Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. Hello and welcome to the NCERT Rise series. This is हिमांशु और आज के इस लेक्चर में देखो बेसिकली हम लोग थर्ड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास का 2 यूनिट पढ़ लिया है। पहली यूनिट में हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में समझा, क्लियर है, उसमें से डाइवर्सिटी वगैरह देखा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, हर चीज़ को देखा हमने, क्लियर है ना। देन सेकेंड यूनिट में हमने देखा मॉर्फोलॉजी देखा, एनाटॉमी देखा प्लांट का, और साथ ही साथ हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में एनिमल टिश्यू को समझा, और साथ ही साथ उसके साथ साथ मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हमने देखा 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग, जिसमें से कॉकरोच तुम्हारे नीट के सिलेबस में है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कॉकरोच से आते हैं, अर्थवर्म और फ्रॉग से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर है ना। तो चलो अब हम लोग तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा यूनिट में देखो हमें पढ़ना क्या है, सेल, इट्स स्ट्रक्चर्स एज वेल एज फंक्शंस। तो सेल के स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस देखने हैं। इस यूनिट में हमें 3 चैप्टर्स मिल जाएंगे। पहले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है, द यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों है ये यूनिट ऑफ लाइफ, आखिर सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, सेल के अंदर क्या क्या रिएक्शंस चल रहे हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे बारीकी से। देन द सेकेंड चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9th हेयर एक्चुअली, कंसिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दैट मीन्स कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, वो किस किस केमिकल्स से बने हुए हैं। ओके तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखने वाले हैं। ओके एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज चैप्टर नंबर 8, इट कंसिस्ट ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें हम देखेंगे कि सेल अपना नंबर कैसे बढ़ाता है, यानी वो आखिर वो जो प्रोसेस है बेसिकली सेल डिवीज़न का, उसे सीक्वेंशियल फॉर्म में देखेंगे कि मतलब पहले क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, तब जाके एक सेल से 2 सेल बनता है, क्लियर है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को बारीकी से समझेंगे। तो अगर देखा जाए ना, तो ये तीसरा यूनिट जो है ना, ये बिल्कुल एकदम से माइन्यूट लेवल पे चल रहा है। अगर मेरी बात तुम समझ रहे हो तो बिल्कुल ही एकदम से इंटरनल लेवल पे चलेगा। ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बस जल्दी से रीडिंग इसे डाल देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है तुम्हारा, एंड दैट इज़ कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है, क्लियर है ना। सो इसे समझाऊंगा मैं। यहाँ पे देखो होता क्या है, फिजियोकेमिकल अप्रोच, physiochemical approach to study and understanding the living organism is called reductionist biology। ओके तो इसे बस मैं एक हाईलाइट कर देता हूँ पॉइंट को, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये। ओके बाकी सारे पॉइंट्स मैं अभी बस पढ़ के तुम्हें बतलाता हूँ, क्लियर है। तो इसे तुम याद रखोगे कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है। आगे बढ़े अब हम लोग। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म्स एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉड और देयर डाइवर्सिटी। इट इज द सेल थ्योरी दैट एम्फसाइज द यूनिटी अंडरलाइंग दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तुमने डाइवर्सिटी पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, हर चीज़ को पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक यूनिटी है, एक एकता है, किस आधार पे, कॉमन है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी, क्लियर है ना। और सेल थ्योरी क्या बोलता है वो आगे हम पढ़ेंगे कि हर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एटलीस्ट एक सेल का तो बना ही है, क्लियर है ना। और सेल क्या है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का। ओके वेयर देर इज सेल देर इज लाइफ, जहाँ पे लाइफ है वहाँ सेल का होना जरूरी है, क्लियर है ना। वेयर देर इज लाइफ देर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 सेल, एक सेल का तो होना जरूरी ही है, क्लियर है। इस चीज को समझते हो, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। और ये क्या है, तो सेल के बारे में बोला जा रहा है, क्लियर है ना। तो हर सेल का जो ये बेसिकली हर लाइफ का जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं सेल से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिटी आ रहा है इस पूरे डाइवर्सिटी में भी। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ, सेल का स्ट्रक्चर और सेल का ग्रोथ बाई डिवीजन, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 10th में, क्लियर है। इसी यूनिट के चैप्टर नंबर 10th में। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फेनोमेना, दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस। दिस मिस्ट्री वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट फेनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व। सेल थ्योरी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे ना, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो इसे डिस्कस करेंगे, क्लियर है कि इसने कैसे मिस्ट्री क्रिएट करा अराउंड डिफरेंट अराउंड लिविंग फेनोमेना, दैट इज फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल प्रोसेस, जो कि जरूरी भी था, क्लियर है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्लियर है।
In studying and understanding the physiological and behavioral process, one can take physiochemical approach and use cell free system to investigate. सेल फ्री सिस्टम देखो तुमने पीछे भी पढ़ा होगा, तुमने जब पहला चैप्टर पढ़ा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला, वहाँ पे तुमने देखा होगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम सेल फ्री सिस्टम यानी कि टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर रहे थे। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं था बट लिविंग रिएक्शन उसे बोल सकते थे हम। क्लियर है ना? तो इस यही चीज़ यहाँ पे है कि हम जो भी मैकेनिज्म चल रहा है बॉडी के अंदर उसे हम बॉडी के बाहर परफॉर्म कर रहे हैं सेल फ्री सिस्टम में। वहाँ पे कोई बॉडी का सेल नहीं है, हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं टू इन्वेस्टिगेट, ताकि उसे हम समझ सकें और उसे बेसिकली इंटरनल लेवल पे समझ सके, मॉलिक्यूलर लेवल पे समझ सकें। दिस अप्रोच इनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स। उसे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे समझेंगे अगर हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं सेल फ्री सिस्टम में। तो क्लियर है? द अप्रोच इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब देखो और भी यहाँ पे क्या है अप्रोच, आगे का अप्रोच क्या है कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ये भी हम देखेंगे। ये किस चैप्टर में देखेंगे? ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 9 की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं। ओके, in the next stage one can ask the question what are these compounds doing inside a cell। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर ये जो भी कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, ये आखिर इसका फंक्शन क्या है वहाँ पे। क्लियर है ना? और ये किस तरीके से मिलजुल कर पूरे एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये बेसिकली कैरी आउट करता है। लाइक इन व्हाट वे दे कैरी आउट ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन। तो एक बड़े प्रोसेस लाइक डाइजेशन को किस तरीके से ये मिलजुल कर परफॉर्म करता है, इसे समझेंगे। ओके, लाइक और भी यहाँ पे प्रोसेस है एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन, और भी हैं रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ढेर सारे प्रोसेस हैं बेसिकली। इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को रिलेट करके समझना कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हो रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा तभी ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा होगा। तो हम इन सारे रिएक्शंस के, इन सारे प्रोसेस को मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग एनी डिजीज कंडीशन। और अगर कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ पे वही होता है ना कि केमिकल्स का अल्ट्रेशन हो जाता है, कोई चीज़ जमा हो जाता है या कोई चीज़ की कमी हो जाती है, कोई चीज़ नया चीज़ आ जाता है। क्लियर है? ये इन्हीं सब वजहों से बेसिकली बीमार होते हैं हम। सो उस कंडीशन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। द कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टेक्निक्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि हम बायोलॉजी को समझ सकें। इन चैप्टर 9 ऑफ दिस यूनिट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज प्रोवाइडेड। और बायोमोलिक्यूल्स अगर तुम्हें याद हो या फिर देखोगे सिलेबस में तो ये तुम्हें केमिस्ट्री के चैप्टर में भी मिल जाएगा बायोमोलिक्यूल्स, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसा, बस इंपॉर्टेंट है तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है इसे याद रखना कि फिजियोकेमिकल अप्रोच होता है टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज नोन एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज हियर वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ G.N. रामचंद्रन। क्लियर है ना? जिन्होंने बेसिकली तुम्हारा कोलेजन का स्ट्रक्चर दिया था, यानी उसके स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में ये सक्सेसफुल हुए थे। क्लियर है ना? सो देखते हैं यहाँ पे G.N. रामचंद्रन एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में एक मतलब जाने माने व्यक्ति हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ, किसके फाउंडर हैं तो मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। ओके, सो इसके फाउंडर भी रह चुके हैं। इस डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था तो डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जिसे कि पब्लिश किया गया था नेचुरी में इन 1954, पब्लिश्ड इन नेचुरी इन 1954 एंड हिज एनालिसिस ऑफ द एलॉयड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन through the use of the Ramachandran plot rank among the most outstanding contribution in structural biology। ओके, और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में इनका जो कंट्रीब्यूशन है
उसे एक मतलब ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 8 अक्टूबर 1922 ए स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कोचीन। ये कोचीन से सटे हुए बेसिकली ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। 1992 8 अक्टूबर, क्लियर है ना, याद रखोगे 8 अक्टूबर 1992। ओके, आगे देखते हैं। हिज फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, तो इनका भी मैथमेटिक्स में रुचि बढ़ा होगा, क्लियर है ना, in local college and thus had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics. Okay, after completing his school years, Ramachandran graduated in 1942 में graduation हुआ as the top ranking student in the BSc honors, जो कि physics से थे, physics course of the University of Madras। यहाँ से उन्होंने graduation किया था, क्लियर है ना। ही रिसीव्ड ए PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1949। फिर कैम्ब्रिज से उन्होंने PhD करा 1949 में। वेन वाइल एट कैम्ब्रिज रामचंद्रन मेट लिनस पॉलिंग। उन्होंने बेसिकली वो मिले थे लिनस पॉलिंग से अपने PhD के टाइम में, है ना, कैम्ब्रिज में ही। एंड वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज पब्लिकेशन ऑन मॉडल्स ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर। तो इन्होंने जो बेसिकली मॉडल बनाया था उससे ये अफेक्टेड हुए, है ना, इन्फ्लुएंस्ड हुए, एंड दैट डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। और इन्होंने इस स्ट्रक्चर को सॉल्व किया फाइनली। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78 ऑन April 7, 2001। ओके, तो ये चीज़ समझ गए। दिस वॉज अबाउट GN रामचंद्रन, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं साइंटिस्ट के बारे में, तो याद रखोगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस बायोपॉलीमर। ओके, और इनकी डिस्कवरी जो थी वो थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जो कि पब्लिश किया गया था नेचर में इन 1954। ओके, चलो आगे देखते हैं अब इसके। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर 8 दैट इज सेल शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बोला है, तो द यूनिट ऑफ लाइफ बोला है। क्यों बोला है, इन सारी चीज़ों को तुम आगे वाले से कमिंग सेक्शंस में समझ जाओगे खुद से। तो इस चैप्टर के कंटेंट सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आखिर सेल होता क्या है। फिर हम सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज देखेंगे, सेल थ्योरी जिसे बोलते हैं, किस तरह से सेल थ्योरी दिया गया, किसने सेल थ्योरी दिया, और सेल थ्योरी में क्या क्या बोला जाता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। देन वी विल लुक एट एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, दैट इज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या क्या जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इन सारे चीज़ों को समझेंगे। देन हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को समझेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रिमिटिव सेल, जो सबसे पुराने वाले हैं बेसिकली एग्जिस्टिंग सेल्स लाइक बैक्टीरियल सेल, और यूकैरियोटिक सेल मीन्स एडवांस वाले सेल्स, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, और एक चीज़ मैं बतला दूँ कि इस चैप्टर का बेसिकली अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन, क्लियर है ना, तो इसलिए इसे ध्यान से देखोगे। सो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। अपने आसपास जब देखोगे तो लिविंग थिंग्स भी देखोगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी देखोगे। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। अब देखो, तुम एक नॉन लिविंग थिंग देख रहे हो, एक लिविंग थिंग देख रहे हो, क्लियर है, तो तुम्हें आखिर ये क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो कि इसको लिविंग बना रहा है और इस पर्टिकुलर को नॉन लिविंग बना रहा है, क्लियर है ना। और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट, इनएनिमेट करने का मतलब क्या होता है, तो इनएनिमेट करने का मतलब होता है तुम्हारा वही नॉन लिविंग, क्लियर है ना। इनएनिमेट करने का मतलब क्या होता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट हैव विच इज लिविंग थिंग हैज़, यानी कि आखिर नॉन लिविंग के पास ऐसा क्या नहीं है जो कि लिविंग के पास है, यानी कि ऐसा क्या चीज़ है जो किसी को लिविंग बना रहा है। अगर हम लोग लिविंग हैं तो हम लोग नॉन लिविंग से किस तरह से डिफरेंट हैं, हम में क्या है जो उसमें नहीं है, इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे दिमाग में आते होंगे, है ना। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ, देखो इसका आंसर क्या है, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो बेसिक यूनिट है उसका प्रेजेंस होना लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, तो सेल बोल रहे हैं, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंस क्या है इनएनिमेट और एनिमेट यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसे कि सेल बोलते हो वो प्रेजेंट है, लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि वेयर देयर इज लाइफ
देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एक चीज समझोगे कि लाइफ का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सेल। क्लियर है ना? लाइफ का मतलब क्या है? तो प्रेजेंस ऑफ सेल, क्योंकि ये लाइफ की बेसिक यूनिट है। क्लियर है ना? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे सेल्स के बने हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बात अलग है कि सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में पहले भी जानते होगे तुम। लेकिन वही दूसरे को अगर देखें तो कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा मल्टीपल सेल्ड है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता है। यूनिसेलुलर में एक ही सेल है जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो वहाँ पे तुम्हें डिफरेंट टाइप के सेल्स मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है ना? तो ये चीज़ एक याद रखना कि तुम्हारा यूनिसेलुलर की अगर बात करते हैं तो यूनिसेलुलर में तुम्हें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता है। दैट इज़ नो डिवीज़न ऑफ लेबर। किसी भी तरह का डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर वही हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिल जाता है। क्लियर है ना? कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 8.1 देखते हैं हम कि सेल आखिर है क्या। क्लियर है ना? आखिर जो सेल हम लोग पढ़ रहे हैं वो है क्या। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ independent existence and performing all the essential functions of life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. इसको मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, समझना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एनीथिंग दैट हैज लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। देखो कोई भी चीज़ जो कि एक सेल से कम हो, एनीथिंग विच हैज लेस देन ए सेल, क्लियर है ना, लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो वहाँ पे उसे हम लिविंग नहीं बोलेंगे। क्लियर है? इसीलिए याद करो वायरस, वायरस क्या है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में है बेसिकली। वो लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। क्लियर है ना? वो एक तरह से प्रॉब्लम है हमारे लिए। देखते हो अगर कोई वायरल डिजीज आउटब्रेक होता है तो उसके सॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एज एग्जांपल तुम देख रहे होगे करेंटली कोविड का सिचुएशन है ना, तो कोविड का वायरल डिजीज़ है, इसलिए उसके जो वैक्सीन है उसे निकलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गए, 1 साल लगभग लग गए हैं। क्लियर है ना? अगर यही मान लो वायरल नहीं होता, बैक्टीरियल होता, प्रोटोजोन होता, फंगल होता, तो 1-2 महीने में ना डॉक्टर उनको निपटा दिए होते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे वायरल है तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वायरस क्या करता है ना, हमारे ही बॉडी के सेल्स को जाके इन्वेड करता है और उसी की तरह बेसिकली वो एक तरह से उसी में घुल मिल जाता है, या यूँ कहो तो हमारे ही बॉडी के मैकेनिज्म का यूज़ करने लग जाता है वो। क्लियर है ना? अपना कुछ यूज़ करता ही नहीं है। ओके, तो इसलिए हमें उसे मारने के लिए भी समझना होगा ना कि हम आखिर किस मैकेनिज्म को स्टॉप करें, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे ही मैकेनिज्म को मोस्टली यूज़ कर रहा है, मोस्टली। ठीक है ना? तो इसलिए ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एक ही सेल में, और सारे के सारे फंक्शंस ऑफ लाइफ कर रहा है एक ही सेल में। क्लियर है? और कोई भी स्ट्रक्चर जो कि एक सेल से कम हो उसमें इंडिपेंडेंट लिविंग बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा। हेंस सेल is the fundamental structural and functional unit of all living organism। तो सेल को हमने क्या बोला? फंडामेंटल। फंडामेंटल समझना, जो कि हर जगह प्रेजेंट है। जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स तुमने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो इसीलिए यहाँ पे भी फंडामेंटल बेसिकली यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स कि जहाँ भी लाइफ है वहाँ सेल का प्रेजेंस होना अति अनिवार्य है। समझ रहे हो ना? देन स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो हमारे बॉडी का एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है दैट इज बिकॉज ऑफ सेल, और यू कहो ग्रुप ऑफ सेल। क्लियर है ना? तो उसी की वजह से है। और साथ साथ फंक्शनल यूनिट, तो देखो फंक्शनल यूनिट कैसे बोल रहे हो, उसे एक एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तो बोलना एक फंक्शन है, चलना एक फंक्शन है, दौड़ना एक फंक्शन है,
वो कहीं ना कहीं किस वजह से हो रहा है। मैं बोल तभी रहा हूँ ना, जब मेरे मेमोरीज में कुछ है, मैं उसे याद करके रिकलेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बोलना है ना, इस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी पढ़ रखे हैं। क्लियर है ना। तो मेमोरी रिकॉल हो रहा है, यानी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, प्लस मेरे मसल्स में एक्साइटेशन हो रहा होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कर रहे होंगे, तभी तो ये मूवमेंट हो रहा है ना माउथ का। तो मस्कुलर सेल, नर्वस सेल, ये सब मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन कर रहा है, उसके अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, तभी मैं ये जो बोलने का काम है वो कर पा रहा हूँ। अदरवाइज ना तो मेरा माउथ मूव कर पाएगा, ना ही मेरा ये इस तरह से हाथ मूव कर पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो डिफरेंट जो बेसिकली फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं हम, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटरेक्शंस एंड रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, दैट्स वाई फंक्शनल यूनिट। तो फिर से देख लो, फंडामेंटल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? तो फंडामेंटल यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। बिना सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, यानी लाइफ ही नहीं है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है वो बिकॉज ऑफ सेल है। देन फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेल के ही बेसिस पे कर रहे हैं। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, जिसे कि A.V. ल्यूवेनहुक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक या A.V. ल्यूवेनहुक फर्स्ट शॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो A.V. ल्यूवेनहुक ने। क्लियर है ना। आगे देखते हैं रॉबर्ट ब्रॉन ने लेटर डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। क्लियर है ना। और अगर सेल की डिस्कवरी पूछा जाए तो क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक। क्लियर है ना। तो यहाँ पे दिया नहीं है शायद, तो लिख लोगे सेल वॉज डिस्कवर्ड, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। क्लियर है ना। इन्होंने बेसिकली कहाँ ये सेल डिस्कवर किया था? तो याद रखना कॉर्क सेल। प्लांट में प्लांट टिश्यू, अगर तुमने बेसिकली अभी तो नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो था प्लांट टिश्यू, बेसिकली मैंने पढ़ाया था ना। तो प्लांट टिश्यू में बेसिकली ये कॉर्क सेल। क्लियर है ना। एपिडर्मिस कॉर्क याद आ रहा है तुम्हें? तो ये कॉर्क सेल में बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया था ये सेल को। क्लियर है ना। डिस्कवर किया था। तो कॉर्क सेल तुम्हें पता है कि ये डेड होता है। क्लियर है ना। तो सबसे पहला जो सेल डिस्कवर किया गया वो कैसा था? तो डेड था। लेकिन अगर लिविंग सेल की बात करें, क्लियर है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ लिविंग सेल, क्लियर है ना, तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? तो ये लिख लोगे A.V. ल्यूवेनहुक। क्लियर है ना। और आगे एक दिया है यहाँ पे न्यूक्लियस, तो इसे भी लिख लोगे साइड से। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट ब्रॉन ने। तो जो भी साइंटिस्ट का नाम आएगा यहाँ पे मैं लिख दिया करूँगा इसी तरीके से। तो ये चीज़ समझे। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक, जो कि डेट था, फर्स्ट सेल था। देन लिविंग सेल A.V. ल्यूवेनहुक, देन न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। आगे बढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structures details of the cell। देखो समझना यहाँ पे, जैसे शुरू के जो सेल्स की डिस्कवरी या कुछ हुई थी तो वो बस बाहर ही बाहर है ना, सेल के हम अंदर नहीं गए थे। क्लियर है। तो सेल के जब अंदर गए हम कब? जब हमारे पास बेसिकली हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। क्लियर है ना। तो उसके बाद हम सेल के अंदर के भी स्ट्रक्चर्स को, डिटेल्ड स्ट्रक्चर को देखना हमने शुरू किया, और तब जाके फिर हमें सेल के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं लाइक न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हर स्ट्रक्चर्स को फिर हमने डिटेल में देखा, फिर उसके बारे में भी हमने डिस्कवर किया बेसिकली। क्लियर है ना, कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है या किसका स्ट्रक्चर कैसा है या व्हाटएवर। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे जो हेडिंग है दैट इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के पीछे एक छोटी सी कहानी है, ये शुरू के 2 पैराग्राफ में समझना कि 1838 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथ्यूज सेल्डन, या जिनका पूरा नाम है मैथ्यूज जैकब सेल्डन। यहाँ पे बीच में तुम जैकब लगा सकते हो। क्लियर है ना। MJ सेल्डन इनका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम, MJ फॉर मैथ्यूज जैकब। क्लियर है ना। माइकल जैक्सन मत समझ लेना यहाँ पे, मैथ्यूज जैकब और सेल्डन। क्लियर है ना। या फिर सिंपली सेल्डन भी बोलते हैं। ये कहाँ के थे? तो ये एक जर्मनी के बेसिकली साइंटिस्ट थे जो कि बोटनिस्ट थे।
बोटनी तो समझते ही होगे यहाँ पे, जो बेसिकली प्लांट्स की स्टडी करते हैं, है ना। सो एग्जामिन्ड, इन्होंने क्या एग्जामिन किया, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, उनमें डिफरेंट काइंड्स के सेल्स प्रेजेंट हैं विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जिस जो कि मिलजुल कर क्या बना रहा था, तो सेल मिलकर टिश्यू बना रहा था। क्लियर है ना। एट अबाउट द सेम टाइम, एग्जैक्टली उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम क्या है, थियोडोर श्वान, जिसे कि टी श्वान से भी बोलते हैं हम, या फिर सिंपली श्वान बोलते हैं। एक्चुअली इन दोनों का जब नाम आता है ना हमारे बेसिकली बायोलॉजी में, तो एक साथ ही आता है सेल्डन एंड श्वान करके, या फिर एमजे सेल्डन एंड टी श्वान, या फिर मैथ्यू जैकब सेल्डन, या फिर थियोडोर श्वान, तो जैसे भी बोल लो तुम। इन्होंने जस्ट नेक्स्ट ईयर, है ना, लगभग उसी टाइम पे 38, तो ये 39, क्लियर है ना। तो ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश, और ये जूलॉजिस्ट थे। क्लियर है। इसे कैसे याद रखोगे, तो देखो श्वान बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, एक डॉग की बेसिकली ब्रीड भी होती है ना। तो इस तरह से याद रखना कि डॉग क्या है, एनिमल है, तो एनिमल मतलब जूलॉजिस्ट, इस तरीके से याद रखना तुम। तो ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और ये सेल्डन क्या थे, जर्मनी के बोटनिस्ट थे। क्लियर है ना। तो इन्होंने क्या पढ़ा होगा, एनिमल को पढ़ा होगा। ये स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स and reported that the cells had a thin outer layer which is known as the plasma membrane, जिसे कि आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि सेल के पास ऊपर का एक कवरिंग है, सो दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर इन्होंने प्लांट के बारे में भी देखा, और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग थी, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड दैट वाज द सेल वॉल। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन इज स्टडीड ऑन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को जब इन्होंने पढ़ा तो देखा इन्होंने दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो ये तुमसे पूछा जा सकता है कि ये आखिर किसने पता किया, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। सो द आंसर विल बी थियोडोर श्वान। क्लियर है ना, जबकि ये जूलॉजिस्ट है। क्लियर है ना, लेकिन फिर भी आंसर यही है, क्योंकि उन्होंने एनिमल में देखा तो उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, आउटर मोस्ट कवरिंग। इसके बाद जब इन्होंने प्लांट सेल को भी देखा थोड़ा बहुत, तो उन्होंने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, लेकिन उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, एंड दैट इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सेल्डन proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। तो इस तरह से स्वान ने बेसिकली प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस। क्लियर है ना, क्या कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो उनके जो बॉडीज बने हैं वो सेल या फिर सेल और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। तो एनिमल एंड प्लांट बॉडी, यहाँ पे देखो मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ बस एक लाइन, क्या है, तो वो क्या है तुम्हारा एनिमल एंड प्लांट बॉडी, या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को तुम कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एनिमल एंड प्लांट बॉडी के बारे में समझना। एनिमल एंड प्लांट बॉडी कंपोज्ड ऑफ, किसके कंपोज्ड हैं, तो कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, सेल्स और उनके प्रोडक्ट के ही बेसिकली ये बने हैं। ओके, तो इन्होंने ऐसा बोल दिया स्वान ने। अब देखते हैं अगला लाइन, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ हाईलाइट में कर देता हूँ, बस यहाँ पे बस यही हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cells and products of cells। क्लियर है ना। और इन्होंने ही बेसिकली ये कंक्लूड किया था, ये ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना, टाइम याद रख सकते हो 1838 मैथ्यू जैकब सेल्डन जर्मन बोटनिस्ट, और फिर थियोडोर श्वान जो कि 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। क्लियर है, इससे ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, सेल्डन एंड श्वान टुगेदर, इन दोनों ने एक साथ फॉर्मुलेट किया तुम्हारा सेल थ्योरी। इन दोनों ने, सेल्डन और श्वान ने मिलकर
टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अब इस सेल थ्योरी में देखो है क्या, दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। इंपॉर्टेंट है ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी कौन सा सेल थ्योरी, जो सेल्डन और स्वान ने दिया था, द सेल थ्योरी गिवन बाय सेल्डन एंड स्वान, इसने ये नहीं एक्सप्लेन करा कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट आए हमारे, दैट इज रुडोल्फ वर्चू 1855 में। फर्स्ट explained that the cells divided and new cells are formed from pre-existing cells। यहाँ पे ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, omnis cellula e cellula। पूछा जाएगा, ये बेसिकली लैटिन लैंग्वेज है, पूछा जाएगा इसका मतलब, तो इसका मतलब ये होता है दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट मीन्स जो सेल तुम्हारे पास पुराने बचे हुए हैं ना, उन्हीं से बेसिकली ये नए वाले सेल्स बनते हैं। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, तो इन्होंने बेसिकली किया क्या, मॉडिफाई किया बाई द हाइपोथेसिस ऑफ सेल्डन एंड स्वान। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सेल्डन और स्वान। सेल्डन और स्वान ने जो भी हाइपोथेसिस दिया था बेसिकली, क्लियर है ना, तो उसको इन्होंने मॉडिफाई किया टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। और इन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। और सेल थ्योरी आज के समय में क्या है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा है सेल थ्योरी के बारे में। क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये किसका स्टेटमेंट था, ये सेल्डन स्वान का स्टेटमेंट था। क्लियर है ना। और नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये स्पेशली किनका था, तो ये मॉडिफिकेशन है, ये एक तरह से मॉडिफिकेशन है हमारे सेल थ्योरी में, हमारे पुराने वाले सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन टू ओल्ड सेल थ्योरी, या यूँ कहो मॉडिफिकेशन टू सेल थ्योरी गिवन बाई सेल्डन एंड स्वान। उसमें यह स्टेटमेंट ऐड हुआ क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने वाले सेल्स के ही सेल डिवीज़न के थ्रू आता है। क्लियर है ना। सो इन्होंने बोला ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि नए वाले सेल्स पुराने वाले सेल्स से ही आते हैं, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर है ना। तो ये किसने दिया था, तो रुडोल्फ वर्चू ने दिया था। रुडोल्फ वर्चू ने 1855 में दिया था दैट द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर है यहाँ पे। सो ये इन्होंने उनके हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। और सेल थ्योरी आज के समय में ये दोनों स्टेटमेंट कैरी आउट करता है दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट, देन ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो हमें देखना है यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ सेल एक्चुअली, एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी सेल के अब अंदर जाएंगे और उसके डिफरेंट चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे। यू अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ओनियन पिल। देखो ये 9th क्लास में ही तुमने पढ़ लिया था ओनियन पिल या फिर ह्यूमन चिक सेल, जो कि तुमने पढ़ा था कि एक में तुम्हारा मिथाइलिन ब्लू और दूसरा में तुम्हारा सैफ्रनिन सॉल्यूशन ऐड करके और इसे हम विजुअलाइज करते हैं। क्लियर है ना। सैफ्रनिन सॉल्यूशन तुम्हारा ओनियन पिल में, और ह्यूमन चिक सेल में तुम मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते थे, मिथाइलिन ब्लू। क्लियर है ना। इससे क्या होता है, तो स्टेनिंग होती है। क्लियर है ना। इससे क्या होती है, तो स्टेनिंग होती है। ओके, तो स्टेनिंग करके और उसको फिर हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, लेट्स रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे जो कुछ भी दिखा था ना तुम्हें, उसके स्ट्रक्चर्स को यहाँ वापस से एक बार याद करो। द ओनियन सेल्स विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल, ओनियन सेल क्या है, प्लांट सेल है ऑब्वियसली, हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। ये मैंने पीछे भी समझाया तुम्हें कि जो प्लांट सेल होंगे उनमें एक एक्स्ट्रा बेसिकली मेम्ब्रेन होगा सबसे ऊपर में, जो कि उसका एक तरह से डिस्टिंक्ट फीचर होगा। क्लियर है ना, जो कि एनिमल सेल में तुम्हें एब्सेंट दिखेगा। तो ये तुम्हें हो गया आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल, एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। और उसके जस्ट अंदर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा तुम्हारा, तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक यानी कि एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होगा, एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वही इसका लिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा बेसिकली, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन होगा। ओके, जो कि इसके स्ट्रक्चर को भी लिमिट कर रहा होगा। इनसाइड ईच सेल, अब हर सेल के अंदर में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, इसके अंदर क्या होगा, तो ए डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि
सेल के अंदर एक बहुत ही गहरे मतलब मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होगा, बेसिकली डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो ये क्या है तुम्हारा, तो न्यूक्लियस है। क्लियर है। अब अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो चैप्टर में हमें न्यूक्लियस बेसिकली लास्ट में पढ़ना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि जो प्लांट होंगे उसमें न्यूक्लियस तुम्हारा प्रेजेंट होगा पेरीफेरी पे। प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होगा, तो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना। लेकिन यही अगर एनिमल की बात करोगे तो एनिमल में तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेंटर में। क्लियर है ना। लेकिन बेसल इपिथीलियम याद करो, वहाँ पे तुम्हारा बेस में प्रेजेंट था। क्लियर है ना। बेसल इपिथीलियम जो कि बेसिकली तुम्हारा क्या था, तो कॉलमनर था बेसिकली। क्लियर है ना। कॉलमनर इपिथीलियम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा बेस में प्रेजेंट था। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम। इस न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोजोम होगा। विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, देखो समझना, न्यूक्लियस के अंदर होगा बेसिकली क्रोमोजोम। ओके। और इस क्रोमोजोम के अंदर होगा बेसिकली तुम्हारा डीएनए। इसे मैं दूसरे तरीके से देखो समझाता हूँ। ये देखो तुम्हारा मान के चलो एक सेल है और ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। दिस वन इज द न्यूक्लियस। ओके। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। क्लियर है। तो ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस बाहर निकल गया, सेल नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस बाहर निकला है। क्लियर है ना। ये तुम्हारा क्या है, निकला है, तो न्यूक्लियस ही बाहर निकला है। अब इस न्यूक्लियस में तुम्हें इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। दीज आर क्रोमैटिन फाइबर। ये क्या है, तो ये तुम्हारे हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ओके, याद रहेगा ये। अब यही क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यही क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्या हो जाएंगे, तो ये गेट्स कंडेंस्ड, ये कंडेंस हो जाएंगे। क्लियर है ना। और ये कंडेंस होके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड क्रोमोजोम। नाउ दिस इज कॉल्ड क्रोमोजोम। ओके। अब इन क्रोमोजोम का ये जो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक जो आर्म दिख रहा है बेसिकली, क्लियर है ना। तो इसमें देखो मैं थोड़े से पार्ट को मैग्नीफाई कर रहा हूँ। तो अगर थोड़े से पार्ट को मैग्नीफाई करोगे तो तुम्हें यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेंगे। एंड नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द डीएनए। अब डीएनए में ही समझना, डी बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बतला रहा हूँ। डीएनए के ही एक्टिव फ्रैगमेंट को हम जीन बोलते हैं। डीएनए के एक्टिव फ्रैगमेंट, यहाँ पे दिख तो रहा होगा ना, एक्टिव फ्रैगमेंट, इसके एक्टिव फ्रैगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, तो जीन बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, सीक्वेंस में याद रखना। देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन के टाइम ही क्रोमोसोम बन जाएगा कंडेंस करके। तो क्रोमोसोम अगर कोई पूछे कि विजिबल कब होता है सेल में, तो ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद ये बेसिकली फिर से मतलब कि बिखर सा जाएगा और ये इस तरह से फैल जाएगा क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में। क्लियर है ना। और जब सेल डिवाइड करने वाला होगा उसी समय बेसिकली ये कंडेंस होगा और इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ तक समझे। इसके आगे देखोगे, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वैसे सेल्स जहाँ पे न्यूक्लियस जो होगा वो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होगा। क्लियर है ना। whereas cells that lack a membrane bonded nucleus are called prokaryotic cell। तो इसे जल्दी से हाईलाइट कर लोगे यहाँ पे कि वैसे सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई होंगे वो कहलाएंगे यूकैरियोटिक सेल, जो कि नए वाले हैं, एडवांस वाले हैं। एंड whereas cells that lacks a membrane bonded nucleus आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। और ये तुम्हारे प्रिमिटिव वाले हैं, पुराने वाले हैं। बैक्टीरियल सेल तुम्हारे स्पेशली प्रोकैरियोटिक में आते हैं। प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में तुम चाहो तो याद रखना यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा बैक्टीरिया आता है। क्लियर है ना। यानी मोनेरा किंगडम तुम्हारा प्रोकैरियोट होता है, बाकी सारे तो तुम्हारे यूकैरियोट्स ही होते हैं। पीछे तुमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये समझे। यहाँ पे देखो सैफ्रनिन सॉल्यूशन मैंने क्यों लिखा था कि प्लांट सेल का जो स्टेनिंग करते हैं वो सैफ्रनिन से करते हैं, ह्यूमन सेल का स्टेनिंग मिथाइलिन ब्लू से करते हैं। क्लियर है। प्लांट सेल में सबसे ऊपर तुम्हें एक सेल वॉल दिखेगा, उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, लेकिन एनिमल सेल में तुम्हें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, सेल वॉल नहीं दिखेगा। और अंदर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें सेल के अंदर, तो एक डेंस मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज द न्यूक्लियस।
जो कि प्लांट में तुम्हारा पेरीफेरी पे दिखेगा साइड वाले रीजन में, लेकिन एनिमल में तुम्हें सेंटर में दिखेगा। कुछ कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, वो तुम पढ़ते रहते हो बीच बीच में, जैसे कि तुमने अभी देखा था कि कॉलमनर एपिथेलियम में तुम्हारा बेस पे प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्लियर है ना, जो कि जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए कंटेन कर रहा है, जिसे मैंने यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर, एक्चुअली यही क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाया। क्रोमोसोम के अगर स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें पूरा ये डीएनए भरा हुआ है ना, और डीएनए के ही एक्टिव सेगमेंट को, या सेगमेंट या फ्रैगमेंट जो भी बोल लो, उसी को हम जीन बोलते हैं, जो कि कोड करेगा सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझ गए, जिसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बॉन्डेड हो, जिसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बॉन्डेड हो, दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ओके, और जिसके पास बॉन्डेड नहीं हो वो क्या कहलाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तुम्हारे पुराने वाले होते हैं, जिसे कि बैक्टीरियल सेल भी बोलते हो। तो अगर बात करते हैं दोनों में, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, ए सेमी फ्लूइड मीन समझ रहे हो, ना तो ज़्यादा लिक्विड होगा ना ही ज़्यादा सॉलिड होगा, एक तरह से सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा। ओके, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड को एक तरह से गाढ़ा भी तुम बोल सकते हो, है ना, तो एक तरह से डेंस मैट्रिक्स बोल सकते हो, या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, विच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो सेल का है वो ऑक्यूपाई कर रहा है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। भूलना नहीं है, भूलना बिल्कुल नहीं है इसे। द साइटोप्लाज्म is the main arena of cellular activities in both the plants and animal cell। दोनों में ही अगर बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो मेन एरिया है, मेन जगह है जहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के जो सेलुलर एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, वो होंगे। क्यों भाई, क्योंकि साइटोप्लाज्म में एक चीज़ समझना कि साइटोप्लाज्म में ना मोस्टली क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में मोस्टली वाटर होता है। इस चीज़ को समझो, साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं तो इसमें कंटेन्स वाटर, और साथ ही साथ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट इसमें आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूँ। विच प्रोवाइड ए मीडियम, ये क्या करेगा, तो इट विल प्रोवाइड अ मीडियम। क्लियर है ना, एक मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर वेरियस रिएक्शंस टू टेक प्लेस। तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस अगर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझो, यहीं से तुम्हें फिर ट्रांसपोर्टेशन समझाऊंगा। यहाँ इस लाइन को समझना कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो यहीं साइटोप्लाज्म में चलता है। क्लियर है ना, और उन्हीं रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, तो सेल को लिविंग स्टेट में रखा जाता है। दैट मीन्स कि अगर सेल के अंदर हो रहे हैं रिएक्शन के साथ अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए या फिर किसी वजह से वो रिएक्शन रुक जाए, क्लियर है ना, इस चीज़ को समझो कैसे रुक सकता है। तो मान के चलो उस रिएक्शन के लिए जो भी रिएक्टेंट चाहिए वो बाहर से आ ही नहीं रहा है, क्लियर है ना, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ ही नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा, और रिएक्शन रुकेगा तो लिविंग स्टेट तो मेंटेन नहीं होगा ना। तो प्लांट में देखो वही चीज़ तो होता है, तुम याद करो प्लांट में लिग्नीन जब आता है तो वहाँ पे बेसिकली तुम्हारा क्या होता है कि वो एक तरह से वाटर इम्पर्वियस लेयर बना देता है। क्लियर है ना, वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस है वो, तो अंदर वाटर जा ही नहीं पाता है, तो वो मीडियम ही नहीं मेंटेन कर पाता है, तो रिएक्शंस हो ही नहीं पाते हैं, तो फिर वही सेल तो डेड हो जाता है ना आगे मॉडिफाई होके। ये चीज़ याद आ रहा होगा, मैंने क्योंकि पढ़ाया था पीछे प्लांट टिश्यू में। ओके, तो ये चीज़ समझे, यहाँ तक समझ गए कि वेरियस केमिकल रिएक्शंस चलते हैं जिसकी वजह से कि सेल को लिविंग स्टेट में रखा जाता है। आगे बढ़ें, बिसाइड्स द न्यूक्लियस के अलावा, है ना, द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अब देखो ऑर्गेनेल्स ना काफ़ी सारे हैं जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी हैं, काफ़ी सारे हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस भी हैं। क्लियर है, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूंगा अभी, तो उसे याद कर लेना, फिलहाल इसे समझ लो। जैसे इसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है एंड वैक्यूल्स हैं। क्लियर है ना, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स। इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में
तुम्हारे जो भी अभी मैंने मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल की नाम ली, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्लियर है ना? यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स but they are present in eukaryotes. क्लियर है? राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स। क्लियर है ना? फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम के अलावा और भी होता है, मैं अभी लिस्ट बना देता हूँ, बस देख लो एक बार इसे। बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, दोनों यूकैरियोटिक और साथ साथ प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। विद इन द सेल ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम के बारे में बोला जा रहा है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है और ये दोनों जगहों पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक। देखो क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड तो है ही नहीं, तो प्रोकैरियोट में भी तो रहेगा ना, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, तो ये तो खुद मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, तो ये प्रेजेंट रह सकता है। क्लियर है ना? विद इन द सेल, सेल के अंदर अगर देखें तो राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सिर्फ नहीं, but also within the two organelles, that is chloroplast प्लांट में और माइटोकॉन्ड्रिया ऑन माइटोकॉन्ड्रिया में और साथ साथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और यहीं पे तुम्हें एक चीज याद करवा देता हूं मैं, देखो एक हो गया तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, क्लियर है ना? और दूसरा हो गया तुम्हारा ऑर्गेनेलर राइबोसोम, जो कि ऑर्गेनल में प्रेजेंट हो, इस तरह से समझो। तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा ना, ये तुम्हारा प्रेजेंट होगा, देखो समझना है इसमें थोड़ा सा अंतर है। अगर यूकैरियोट की अगर बात करो तो ये एटीएस प्रेजेंट होगा, और अगर प्रोकैरियोट की बात करो तो ये तुम्हारा 70s प्रेजेंट होगा, ये समझे? बट अगर ऑर्गेनेलर राइबोसोम की बात करो तो चाहे वो कहाँ कहाँ हो, देखो एक तो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में है, जैसे कि प्लास्टिड भी बोल रहे हो तुम, क्लियर है ना? क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है ना? और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट डी क्यों लगाया मैंने, तो क्लोरोप्लास्ट में देखोगे यहाँ पे तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। इसके साथ साथ तुम्हारा ये प्लांट में है ना बेसिकली, ओके। इसके साथ साथ तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में है, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों जगह पे है, और इसके साथ साथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। तो इन तीनों जगहों पे यानी ऑर्गेनेलर राइबोसोम जो है वो हमेशा 70s होगा, इस बात को याद रखना। क्लियर है? तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम में भी 70s और 80s, ओके, बट ऑर्गेनेलर राइबोसोम इज ऑलवेज 70s। क्लियर है? ये आगे एनसीईआरटी में भी दिया गया है बीच बीच में, लेकिन यहाँ पे मैंने उसे अलग करके बतला दिया तुम्हें। क्लियर हुआ यहाँ तक कि राइबोसोम तुम्हें प्रोकैरियोट में भी दिखेंगे, यूकैरियोट में भी दिखेंगे, साइटोप्लाज्म में तो 70s और 80s यूकैरियोट में, और अगर ऑर्गेनेल में दिख रहे हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं है, ये यूकैरियोट में है। सबसे पहले तो ये ध्यान देना, क्योंकि ये सारे तुम्हारे ऑर्गेनेलर मतलब कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है। देख लो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे दिया तो नहीं है वैसे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड, इनफैक्ट दो मेम्ब्रेन होता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ भी तुम्हारे 2 मेम्ब्रेन होते हैं। देख रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही टाइप है ये, क्लियर है ना? तो ये सब सारे चीज़ तुम्हारे यूकैरियोट्स में है, लेकिन यहाँ पे 70s राइबोसोम है, क्लियर है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, भूलना नहीं। एनिमल सेल्स contain another non-membrane bonded organelle called centrosome which help in cell division। कैसे करता है इसे समझ लो थोड़ा सा। सेंट्रोजोम बेसिकली देखो होता है क्या, समझना। सेंट्रोजोम में इस तरीके से तुम्हारे सेंट्रियोल्स होंगे 90 डिग्री पे अरेंज्ड, क्लियर है ना? यही क्या होते हैं, तो ये बेसिकली 2 होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है कि ये दोनों अलाइन हो जाते हैं, दोनों मतलब पेरीफेरी पे, और क्या करते हैं कि जो तुम्हारे क्रोमोसोम ये जो बना था ना बेसिकली ये इस तरह से, तो इसमें तुम्हारा डिवीज़न हो जाता है, और डिवीज़न होके इसके आर्म्स ये 2 से 4 हो जाते हैं बेसिकली इस तरह से, लेकिन ये बीच से प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से अटैच्ड रहता है। तो यहाँ पे ये जो है ना बेसिकली तुम्हारा ये क्या बोल रहे हैं सेंट्रोजोम, क्लियर है ना, सेंट्रियोल्स, यहाँ से इसे अटैच करता है, क्लियर है ना, बीच वाले प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को, और बीच से खींचता है उसे, ताकि ये क्रोमोसोम क्या हो जाए, तो 2 भागों में टूट जाए, क्लियर है ना?
एक और दूसरा, क्लियर है। इस तरीके से फिर जब जाके सेल डिवीज़न होता है आगे। बस ये सिंपल सा तुम्हें समझाना था, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मैं वो लिस्ट बना के दिखाता हूँ जिसमें कि तुम्हारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड और सिंगल और डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड जो भी है उसका एक लिस्ट बना देता हूँ। ओके, तो देखोगे यहाँ पे मैं यहाँ पे फर्स्टली लिस्ट बना देता हूँ तुम्हारा, क्लियर है ना, ताकि तुम इसे याद कर लोगे बस सिंपल सा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो यहाँ से मैं एक बार वाइट कलर से लिख देता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे समझना सबसे पहले तो नॉन मेम्ब्रेनस जो है ना उसके बारे में देखो, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। ओके, तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल में अभी अभी तुमने पढ़ा था राइबोसोम। इसके बाद तुम्हारा होता है बेसल बॉडी, आगे आएगा ये सब, और अगर नहीं भी आता है तो बस नाम याद रखोगे, क्लियर है ना। देन सेंट्रियोल तो अभी देखे ही थे तुम, यानी सेंट्रोजोम देखे थे ना, उसी के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। देन तुम्हारा न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस में दिखेगा तुम्हें, क्लियर है ना, जिसमें कि तुम्हारे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। और एक और तुम्हें है दैट इज इंक्लूजन बॉडी, और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, यहाँ पे बस याद रखना है। इसके बाद देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड कौन कौन है। सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेनस लिख लो, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। ओके, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है। तो सिंगल मेम्ब्रेनस में देखो तुम्हारा एक तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोस्टली तो तुम्हारे इसी में आ जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें तुम्हारे जो टाइप्स होंगे जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारे इसी में आ जाएंगे, क्लियर है ना। देन इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद लिख लोगे गोल्गी बॉडी। ओके, तो ये गोल्गी बॉडी हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं तो लाइजोसोम लिख लो, इसके बाद तुम वैक्यूल लिख लो, क्लियर है। ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। इसके बाद अब देखते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में एक तो तुम्हारा न्यूक्लियस आ जाएगा, दूसरा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, और तीसरा तुम्हारा प्लास्टिड आ जाएगा, या जिसे कि क्लोरोप्लास्ट भी बोल रहे हो, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो तुम। ओके, सो ये सारे तुम्हारे डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। और यहीं पे याद रखना कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो भी हैं वहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, राइबोसोम भी दिख जाएगा, क्लियर है ना। तो ये चीज़ समझे यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखना, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज। सेल का अगर साइज का बात करें हम, तो ये बेसिकली क्या करेगा, तो डिफर करेगा बेसिकली, यानी कि इसमें मतलब कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे साइजेज होंगे, क्लियर है ना। साइज साथ साथ शेप और साथ साथ एक्टिविटीज़। फिगर यहाँ पे दिखाया गया 8.1, देख लो जल्दी से। ये देखो रेड ब्लड सेल, ये राउंडेड है, बाइकनकेव है। वाइट ब्लड सेल तुम्हारा अमीबॉइडल है, यानी इसका कोई शेप नहीं होता है अमीबा की तरह। कॉलमनर इपिथेलियम सेल देखो, ये तुम्हारा पिलर लाइक सेल्स है, लॉन्ग एंड नैरो, क्लियर है ना। इसी में देखो न्यूक्लियस तुम्हारा बेस पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस पे, जबकि एनिमल में सेंटर में होता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद नर्व सेल देखो ब्रांच्ड है और लंबे लंबे से हैं। इसके बाद ये देखो ट्रैकिड है जो कि इलोंगेटेड है, जो कि तुमने प्लांट में भी पढ़ा था, क्लियर है ना। और ये मीजोफिल सेल है जो कि तुम्हें राउंड और ओवल दिख रहा है, ये भी तुम प्लांट में ही देखे थे, क्लियर है। तो ये सब देख रहे हो कि यहाँ पे शेप साइज क्या है तो वेरी कर रहे हैं, क्लियर है ना। साथ ही साथ इसकी फंक्शन भी, एक्टिविटीज भी वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज को ध्यान में रखोगे। ओके, आगे देखना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं तो जैसे माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल एंड आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, ये याद रखोगे, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा का साइज, क्लियर है ना, इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। ये देखो तुम्हारा माइक्रोमीटर है, दिस वन इज द
म्यू मीटर जिसको बोल रहे हैं, दिस वन इज द माइक्रोमीटर, एंड 1 म्यू मीटर इज इक्वल टू होता है तुम्हारा 10 की पावर -6 मीटर। तो इस यूनिट को तुम याद रखोगे। ओके, तो माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट भी है सेल, जैसे कि जिसका साइज क्या है तो 0.3 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरियल सेल का अगर बात करते हैं तो 3 से 5 माइक्रोमीटर है। वहीं अगर लार्जेस्ट और आइसोलेटेड मीन्स अकेला जो, क्लियर है ना, सेल की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, क्लियर है ना, जो कि सेंटीमीटर में भी चला जाता है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल, ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो है ये तुम्हारा 7 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर में। नर्व सेल जो है ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट तो नहीं, लॉन्गेस्ट है। सेल्स ऑल्सो ये तुम्हारा मीटर तक चला जाता है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप। नर्व सेल जो होता है तुम्हारा लॉन्गेस्ट सेल होता है, रीचिंग अप टू ए मीटर इन लेंथ, क्लियर है, याद रखोगे इसको। शेप में भी अलग अलग होते हैं, दे मे बी डिस्क शेप्ड, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, समझ सकते हो। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना सेल, उसी पे बेसिकली डिपेंड करेगा उसका फंक्शन, क्लियर है। तो सॉरी, शेप, एक्चुअली फंक्शन तो मैंने बोल ही दिया, जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी पे डिपेंड करेगा उसका शेप, यानी शेप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे वैसे चाहो तो देखो याद रखना, अगर मैं साइज की बात करूँ, क्लियर है ना, तो साइज जो होता है यानी से किसकी साइज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो, और ये सेल के साइज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता नहीं है बेसिकली। बट जो साइज़ होता है, साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें, साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर देखें तो डिपेंड्स ऑन, ये तुम्हारा डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेल, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा, क्लियर है ना। फिर अगर शेप की बात करें, एनिमल की तो नहीं, शेप ऑफ सेल की बात करें तो ये डिपेंड करेगा फंक्शन पे, क्लियर है, आ रहा है समझ में, ये डिपेंड करेगा फंक्शन पे। और अगर तुम साइज़ की बात करते हो, साइज़ ऑफ सेल, तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो प्लस या फिर सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम के रेशियो पे डिपेंड करता है, क्लियर है ना। तो ये चीज़ होता है बेसिकली, साइज, शेप और नंबर बेसिकली जो होता है वो डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज़ कितना बड़ा होगा, क्लियर है, यहाँ तक समझे। आगे बढ़ें, यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं तुम्हें, पिक्चर दिए गए हैं जिसमें कि डिफरेंट टाइप के सेल्स का शेप दिखाया गया है। तो यहाँ तक समझ गए, अब आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपली समझते हो बैक्टीरियल सेल, या प्रोकैरियोटिक सेल में अगर एक सिंपल सा मैं डिफिनीशन बताऊं तो ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस जो हो इज़ नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड, या न्यूक्लियस इज नॉट इन्वेलप्ड, या मेम्ब्रेन बॉन्डेड लिख लो सिंपली। न्यूक्लियस क्या हो तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं हो, क्लियर है ना, क्योंकि यूकैरियोट्स में तुम्हारे डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड दिखेंगे, यहाँ पे एक भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होगा, क्लियर है ना। आगे बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, क्या क्या आते हैं इसमें याद रखोगे, बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी आते हैं, इसके बाद माइकोप्लाज्मा आते हैं, और साथ साथ पीपीएलओ आता है, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फुल फॉर्म याद रखना है इसका, दे आर जनरली अ स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, छोटे होते हैं। और मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें यानी रिप्रोडक्शन की बात करें, तुम्हें पता है बेसिकली बैक्टीरियल सेल में तुम्हें बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली स्पीडली होता है, ओके, देन द यूकैरियोटिक सेल। ओके, फिगर यहाँ पे दिया गया है कुछ कुछ, जैसे आगे देखेंगे अभी। यू में दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, इनका जो शेप और साइज़ है अलग अलग, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बेसिक शेप्स दिए गए हैं बैक्टीरिया के, इसे जल्दी से हाईलाइट कर लोगे यहाँ पे। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस यानी रॉड शेप्ड, कॉकस यानी स्फेरिकल शेप्ड, विब्रियो यानी कॉमन शेप्ड, और साथ साथ स्पाइरिलम मतलब स्पाइरल शेप। तो इस शेप के आधार पे 4 तरह के तुम्हें बैक्टीरिया यहाँ पे दिखाए गए हैं, ओके। आगे देखेंगे यहाँ पे, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल
इज फंडामेंटली सिमिलर। यहाँ पे क्या होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल का वो लगभग क्या होंगे, तो सिमिलर होंगे तुम्हारे डिफरेंट टाइप के जो बेसिकली प्रोकैरियोट्स हैं वहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में बेसिकली तुम्हें वाइड वेराइटी ऑफ शेप और फंक्शन दिख सकता है, देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, बट स्टिल जो ऑर्गेनाइजेशन होगा प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, मतलब सारे में लगभग क्या होगा, तो सेम होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखोगे यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, लाइक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिया गया है जिसका शेप जो होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है बेसिकली, माइक्रोन भी इसे बोलते हैं बेसिकली। देन एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल 1 to 2 माइक्रोमीटर। देन पीपीएलओ दैट इज पिलूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सो इट साइज इज 0.1 माइक्रोमीटर। Then viruses, the size of viruses is 0.02 to 0.2 micrometer. क्लियर है ना, यानी कि this one is smallest, even smaller than the PPLO actually you can say. okay, तो देखोगे आगे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स में भी एक सेल वॉल तुम्हें देखने को मिल जाएगा जो कि तुम्हें प्लांट सेल में भी देखने को मिल रहा था, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना होगा ये तुम्हें कि जो बैक्टीरिया सेल वॉल होगा वो प्लांट के सेल वॉल से डिफरेंट होगा। क्या होगा समझना, मैं यहाँ पे बतला देता हूँ पहले कि प्लांट में जो सेल वॉल होते हैं वो बेसिकली तुम्हारे सेलुलोज के होते हैं। क्लियर है ना, लेकिन जो बैक्टीरिया में होंगे सेल वॉल ये तुम्हारा होगा पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन, इसे याद रखोगे। इवन फंगी में भी होता है सेल वॉल, ये भी लिख लो तुम, फंगी में भी होता है, तो ये तुम्हारा काइटिन का होता है। इस तरह से याद रखोगे तीनों का ही, फंगी, काइटिन, प्लांट सेलुलोज। वैसे प्लांट में और भी चीज़ें होती है बट सेलुलोज याद रखना फिलहाल तुम, और बैक्टीरिया में तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकेन। आगे बात करते हैं, एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यहाँ एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल, कहीं पे लिख लो जल्दी से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, ये तो तुम समझते ही हो, फ्लूइड मैट्रिक्स जो भी है यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म होगा। आगे बात करते हैं, देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होना चाहिए वो यहाँ पे एब्सेंट है। सो देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो जेनेटिक मटेरियल विल बी सिंपली नेकेड। यहाँ भी इसे याद रखोगे, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, इसके लगभग लाइन से ना क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। क्लियर है, नॉट इन्वेलप्ड बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, तो नेकेड होगा, याद रखना है तुम्हें। क्लियर है, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए जो कि बेसिकली डबल स्टैंडर्ड ही होता है। क्लियर है ना, मेनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, यानी कि देखो यहाँ पे समझना, बहुत सारे बैक्टीरिया के पास छोटा सा एक सर्कुलर डीएनए होगा प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए जो कि बेसिकली न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होगा, जो कि उसका मेन डीएनए है। क्लियर है ना, तो मेन डीएनए के अलावा यहाँ पे कुछ स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जो कि बाहर में प्रेजेंट है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, एंड दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। इन्हें क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। प्लाज्मिड करता क्या है, द प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइप। फिनोटाइप समझते हो, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। फिनोटाइप मीन्स जो कैरेक्टर विजिबल होते हैं ना वो कैरेक्टर, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे तुम अगर तुमने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिकली सॉरी मॉलिक्यूलर बेसिस नहीं, तुमने अगर देखा होगा मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, उसमें जो थे जैसे कि रॉन्ड सीड, येलो सीड, इस तरह से जो थे वो सारे तुम्हारे फिनोटाइप थे, और वो किसकी वजह से थे, तो कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वो तुम्हारा जीनोटाइप होता है। तो दिस इज द फिनोटाइप एक्चुअली, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ओके, तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो। तो फिनोटिप बहुत सारे यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। तो एक इसका क्या है कैरेक्टर कि रेजिस्टेंस होता है बेसिकली एंटीबायोटिक के लिए। क्लियर है ना, तो कुछ बैक्टीरिया में, सारे में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होगा और उसके अलग अलग फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसमें से एक कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है कि एंटीबायोटिक के लिए क्या होना, तो रेजिस्टेंट होना। ओके,
इसके बाद देखोगे इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इन विथ फॉरेन डीएनए। ये तुम जब बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली पढ़ोगे ना, प्रिंसिपल्स उसके, वहाँ पे इसको देखोगे आगे, क्लियर है, जो कि 12th क्लास में हमें पढ़ना है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ पे हम इसको समझेंगे और भी डिटेल में कि प्लाज्मिड डीएनए का क्या रोल है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है विथ फॉरेन डीएनए, उसको ये मॉनिटर करने का काम करता है। ओके, तो इससे हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है, अभी तक मैं जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ। याद क्या क्या रखना है, देखो सबसे पहला तो तुम्हें याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, क्लियर है ना। आगे तुम याद रखोगे यहाँ पे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ये सब चीज़ तो याद होगा। जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये क्या होता है, नेकेड होता है, ये याद रखोगे, क्लियर है ना। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम दैट इज सर्कुलर डीएनए, ये तुम्हारा जीनोमिक डीएनए है, क्लियर है। जीनोमिक डीएनए कैसा है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड है बेसिकली, क्लियर है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, एक छोटा सा फिर सर्कुलर डीएनए होगा। एक तो तुम्हारा बड़ा सा सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके अलावा उसके बाहर एक छोटा सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होगा प्रेजेंट कुछ कुछ बैक्टीरिया में, और साइड द जीनोमिक डीएनए जो कि कैसा है, तो सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए है, क्लियर है ना, जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, इसको भी नहीं भूलोगे। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। अब ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं तुम्हारे प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या करता है, तो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है ऐसे बैक्टीरिया को, क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख देता हूँ जल्दी से कि यहाँ पे तुम्हारा जो बेसिकली जीनोमिक डीएनए है वो कैसा है, तो सिंगल है, क्लियर है ना। सिंगल मीन्स अकेला है, सिंगल मीन्स एक है बेसिकली, और ये बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब तो समझते हो ना, नहीं समझते हो तो देखो मैं समझाता हूँ। डबल स्ट्रैंडेड जैसे ये देखो तुमने डीएनए देखा, तो ये हुआ ना डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड्स के बने हैं, क्लियर है ना, और साथ ही साथ सर्क्यूलर है। जैसे ये तो तुम्हारा लीनियर बना दिया मैंने। अब इसी को अगर तुम इमेजिन करके देखो कि इसी को तुम इस तरीके से देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट है, और साथ ही साथ ये बेसिकली इस तरीके से भी है ना। यहाँ पे देखो मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से बेसिकली ये डबल स्टैंडर्ड भी है और सर्कुलर भी है, क्लियर है ना, सिंपल सा समझो बस। सो दैट इज कॉल्ड सिंगल। सिंगल मीन्स एक है, डबल स्टैंडर्ड है और साथ साथ सर्कुलर है, क्लियर है ना। इसके बाहर एक छोटा सा बेसिकली स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा जिसे प्लाज्मिड डीएनए बोलेंगे। प्लाज्मिड डीएनए इसको स्पेशल प्रॉपर्टी देगा जैसे कि रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ओके, इन हायर क्लासेस इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि ये कैसे मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को, जब होता है जब फॉरेन डीएनए के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ये तो तुम्हें पहले से पता है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट हियर, क्लियर है ना, एक्सेप्ट फॉर द राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होते हैं, क्लियर है। सो दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट हियर। आगे देखोगे प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी बेसिकली बोलते हैं। ये कुछ है नहीं, आगे हम पढ़ लेंगे। एक्चुअली रिजर्व फूड मटेरियल जो होते हैं ना बैक्टीरियल सेल में या यूको प्रोकैरियोट्स में, वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, जो कि कोई मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन लेस ही होता है, क्लियर है ना। इसके बारे में आगे हम पढ़ लेंगे, क्लियर है। आगे हमें एक टॉपिक ही पढ़ना है इसके बारे में, ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये देखो मेम्ब्रेनस है, called mesosome is the characteristic of prokaryote. They are essentially infoldings of cell membrane। देखो ये देखो सेल मेम्ब्रेन तुम्हें दिख रहा होगा अंदर की ओर, इस तरह से धस सा गया, इनफोल्डिंग हो गई है यहाँ पे, क्लियर है। इस तरह से यहाँ पे फिर से इनफोल्डिंग हो गई है। सो दीज इनफोल्डिंग्स आर बेसिकली मीजोसोम्स। यही इनफोल्डिंग क्या है, तो इन्हीं को हम मीजोसोम्स बोल रहे हैं, जो कि एक तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिकली तुम्हारा प्रोकैरियोट का। तो इसको याद रखना, क्लियर है ना। तो यहाँ पे याद रखोगे स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। दे आर यूजुअली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इंक्लूजन बॉडी हम देख लेंगे आगे। ओके, चलो आगे देखते हैं अब इसके। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। दैट मीन्स सेल की जो इन्वेलप है, किसके सेल इन्वेलप, तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट अभी हमने शुरू
नहीं किया है। ओके, सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल particularly the bacterial cells have chemically complex envelope। इनका जो सेल इन्वेलप होता है कॉम्प्लेक्स केमिकल्स के बने होते हैं। किस तरह से कॉम्प्लेक्स है उसे समझेंगे। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्डेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो देखो कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, इसे तो तुम याद रखोगे क्या क्या है, तो देख लो। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, इसके अंदर सेल वॉल एंड सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर है, तीनों का अलग अलग फंक्शन है, बट ये एक साथ मिलजुल कर बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो आगे एनसीईआरटी बोलती है ऑल दो ईच लेयर ऑफ इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन बट दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। यानी प्रोटेक्शन की बात आए तो तीनों एक साथ रहते हैं। क्लियर है ना, इनमें यूनिटी है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। किसके आधार पे, देखो बैक्टीरिया को तो हमने 4 ग्रुप में भी बांटा था शेप के आधार पे, लेकिन यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप के डिफरेंसेस में, और वो किस तरीके से, एंड इन द मैनर इन विच द रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसेस, वो स्टेनिंग प्रोसेस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके आधार पे हम बैक्टीरिया को 2 बड़े ग्रुप में बांट सकते हैं। क्लियर है ना। और ये प्रोसेस जो था ये डेवलप किया था तुम्हारा ग्राम ने। क्लियर है। तो इस प्रोसेस पे कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा, इस बेसिकली स्टेनिंग प्रोसेस पे, उसके अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ उसके जो इन्वेलप का कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग। तो बैक्टीरिया को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, एंड दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट और ग्राम पॉजिटिव, एंड द अदर दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव। इसे जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ मैं कि वैसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को ले रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं, और जो नहीं ले रहे हैं वो ग्राम निगेटिव है। अब ये स्टेनिंग प्रोसेस को समझोगे। क्लियर है। तो देखना अगले सेक्शन में, यहाँ देखो मैंने एक स्टेनिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट बना दिया है, समझोगे उसी से। ये तुम्हारा क्या है, दिस वन इज द ग्राम स्टेनिंग। ओके, यहाँ पे राम स्टेनिंग नहीं है, दिस वन इज द ग्राम स्टेनिंग। ओके, सो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस को समझते हैं। ये सबसे पहले डेवलप किसने किया था, तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। ओके, इस ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग के थ्रू बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम निगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होगा, यहाँ पे समझो सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन होगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन होगा। क्लियर है, अंदर की ओर। अब ये सेल मेम्ब्रेन के बाद की बात करते हैं, तो उसके ऊपर एक सेल वॉल है जो कि पेप्टिडोग्लाइकिन का बना हुआ है, यहाँ भी एक सेल वॉल है जो कि पेप्टिडोग्लाइकिन का बना हुआ है, यानी निगेटिव वाले में भी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, ये तुम्हारा थिक है और ये तुम्हारा थिन है, दिस वन इज द डिफरेंस हियर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन है दैट इज रिच इन टिकोइक एसिड, ये याद रखना है तुम्हें, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे उसके अलावा इसके जगह पे क्या है, तो एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट है जो कि लिपोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, ग्राम स्टेनिंग का ये तुम्हारा प्रोसेस है। ग्राम स्टेनिंग का इधर मैंने प्रोसेस लिख दिया। सबसे पहले हम हीट फिक्स करते हैं बैक्टीरिया को स्लाइड पे रखते हैं, उसे फिर नीचे से बर्नर के थ्रू हम हीट करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया वहाँ पे फिक्स हो जाए बेसिकली, तो इसे हम हीट फिक्सिंग बोलते हैं। सो हीट फिक्स करते हैं, फिर हम क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करते हैं इसमें, फिर इसे हम वॉश कर देते हैं वाटर से, पानी से इसे धो देते हैं। फिर हम इसमें ग्राम आयोडीन, दिस वन इज द आयोडीन एक्चुअली, ग्राम आयोडीन ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सारे के सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे पर्पल। कैसे हो जाएंगे, पर्पल। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हम इसको वॉश करेंगे एसीटोन से। एसीटोन क्या है, तो अल्कोहल है बेसिकली, नहीं समझ में आ रहा है तो। अब इसके बाद क्या होगा वो मैंने यहाँ लिख रखा है, ऊपर देखोगे। क्लियर है। तो इसके बाद 2 तरह के बैक्टीरिया दिखेंगे हमें, वैसे बैक्टीरिया जो अभी भी पर्पल रहेंगे, यानी कि इस एसीटोन से धोने के बाद भी, उसे हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। ये पर्पल क्यों रहा पहले ये समझो, क्योंकि ये जो बेसिकली तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, क्रिस्टल वायलेट है। क्लियर है ना। और साथ साथ ग्राम आयोडीन है, इसे एब्जॉर्ब किया था इस पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर ने, यानी सेल वॉल ने। ओके, लेकिन जो यहाँ पे देखो एसीटोन से धोने के बाद इसका कलर लॉस्ट हो गया है, लॉस्ट पर्पल कलर, दिस आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव।
कलर क्यों लॉस्ट हुआ, क्योंकि जैसे ही तुमने एसिड से धोया ना, इससे अल्कोहल से जैसे ही धोया तो यहाँ पे हुआ क्या था कि एडिशनल लेयर की वजह से पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि सेल वॉल तक ये पहुंचा ही नहीं था। समझ में आ रहा है? यहाँ सेल वॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया था अच्छे तरीके से, जो कि वॉश करने पे भी नहीं धुला, लेकिन यहाँ सेल वॉल तक पहुंचा ही नहीं था, सिंपली ये यहीं तक रह गया था जो कि धुल गया, तो यहाँ पे कलर चला गया। अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को अगेन सैफ्रनिन से स्टेन करते हैं तो ये रेड कलर देगा। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ओके, जो कि किसने डेवलप किया था, तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था। ओके, आगे देखोगे इसके ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन। ग्लाइकोकैलिक्स जो वाले जो लेयर हैं बेसिकली वो कंपोजिशन में डिफर करते हैं और साथ साथ थिकनेस में भी among different bacteria. It could be loose sheath called slime layer in some, while in other it may be thick and tough जिसे कि हम कैप्सूल बोलेंगे। क्लियर है? तो इसे याद रखना है तुम्हें, लूज शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, जो कि कुछ कुछ में प्रेजेंट होंगे, और कुछ कुछ में भी इट मे बी थिक एंड टफ जिसे कि हम कैप्सूल बोलेंगे। तो तुम खुद समझो कि इन दोनों में अगर बात करते हैं ज़्यादा प्रोटेक्शन कौन देगा, तो कैप्सूल ना, क्योंकि वो थिक है तुम्हारा, टफ है तुम्हारा। ओके, द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, यानी शेप डिसाइड करेगा कि किस टाइप का होगा, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग। जब बैक्टीरिया में वाटर इंटर कर रहा है बेसिकली, यानी कि इंडोऑस्मोसिस, तो उसको फटने से रोकेगा, और साथ ही साथ अगर एक्सऑस्मोसिस होता है तो कोलैप्स होने से रोकेगा। क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझ में आया, ये सेल वॉल का ही फंक्शन हो गया ये सारा चीज़। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल वो मेम्ब्रेन होते हैं जो कि सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को इंटर या एग्जिट करने देता है इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा या फिर बाहर जाएगा, तो आउटसाइड वर्ल्ड से एक तरह से इंटरेक्शन करवाएगा। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा, तो देख लो, इससे समझना बेसिकली क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये स्ट्रक्चरली सेम है दैट ऑफ द यूकैरियोट। तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट में जो यूकैरियोट के जैसा मिलता जुलता है, सो योर आंसर मस्ट बी व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये चीज़ समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन, एक मिनट, यहाँ पे देखो क्या है, दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। इसके आगे देखोगे ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज मीजोजोम। एक स्पेशल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो कि क्या है, मीजोजोम है, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जो कि बनेगा कैसे, तो एक्सटेंशन से बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो पीछे मैंने दिखाया भी था तुम्हें, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे इसी के एक्सटेंशंस अंदर की ओर ऐसे धस रहा सा, यही तो था तुम्हारा मीजोजोम। ओके, these extensions are in the form of vesicles, vesicles के फॉर्म में होंगे, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होंगे और लैमली के फॉर्म में होंगे, एंड दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। और ये क्या करेगा, तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इस चीज़ को याद रखना। मीजोजोम क्या है, तो मीजोजोम तुम्हारा एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की ओर धसा हुआ। क्लियर है ना? जो कि वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमली के फॉर्म में होगा, और ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। सेल वॉल फॉर्मेशन, साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन भी करेगा। क्लियर है ना? सेल वॉल फॉर्मेशन, इसके साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन भी करेगा, यानी डीएनए कॉपी, और साथ ही साथ उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाएगा दो डॉटर सेल्स में। क्लियर है? दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। यहाँ पे ये क्या करेगा, तो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा ताकि जो एंजाइमेटिक कंटेंट है वो सही तरीके से यहाँ पे बेसिकली रह सके। क्लियर है? इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membranous extensions into the cytoplasm
कॉल्ड क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट्स। यहाँ पे देखो, जो क्लोरोफिल समझते हो ना, क्लोरोफिल यानी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे समझना। साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म में, जिसे कि हम क्रोमेटोफोर बोल रहे हैं, और ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है इसमें। तो ये हेल्प करेगा किसमें? तो ये हेल्प करेगा तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना तुम्हारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया उसी में तुम्हारा ब्लू ग्रीन अलगी जिसे बोलते हो। क्लियर है? तो ये सारे क्या हैं, तो इनमें तुम्हारे देखो, तुम्हारा यहाँ पे क्लोरोफिल, तो ये क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा जो बेसिकली ये प्लास्टिड जो है, क्लियर है ना, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज क्लोरोफिल। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली जो पिगमेंट है वो तुम्हारा प्रेजेंट होगा क्रोमेटोफोर में। क्लियर है ना? तो समझ गए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना तुम्हारा, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। इस चीज़ को भूलना मत। क्लियर है? और ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। आगे देखें, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अगर मोटाइल होते हैं, अगर जो बैक्टीरिया मोटाइल हैं, इफ मोटाइल, दे हैव थीन filamentous extension from their wall called flagella। बिल्कुल याद रखना, फ्लैजला यहाँ पे क्या है, तो अगर मोटाइल होते हैं तो इनमें पतले से फिलामेंटस एक्सटेंशंस है, सेल वॉल से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है? सेल वॉल से। याद रखना है तुम्हें, इसे फ्लैजला बोल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैजला क्या हो गया, तो फ्लैजला तुम्हारा हो गया एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल वॉल। ये क्या हो गया, एक्सटेंशन फ्रॉम, कहाँ, तो सेल वॉल, सेल वॉल से निकला हुआ एक्सटेंशन है। एंड हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन, यानी इसे मोटाइल बनाता है। क्लियर है ना? बैक्टीरिया सो अरेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। तो फ्लैजला मतलब जो नंबर है फ्लैजला का, और साथ साथ उनका अरेंजमेंट अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। लेकिन किस बैक्टीरिया में? सिर्फ और सिर्फ मोटाइल बैक्टीरिया में, क्योंकि नॉन मोटाइल में तो फ्लैजला होगा ही नहीं। क्लियर है ना? आगे देखें, बैक्टीरियल फ्लैजलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, फिलामेंट है, हुक है, और साथ ही साथ बेसल बॉडी है। ये याद रखना है तुम्हें। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, याद रखना है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। सेल के सरफेस से लेके बाहर तक निकला होगा बेसिकली तुम्हारा कौन, तो फिलामेंट, जो कि सबसे लंबा पोर्शन है इस पूरे बेसिकली फ्लैजला का। क्लियर है ना? तो यहाँ पे 3 पोर्शन हो गया, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, जिसमें फिलामेंट क्या है, तो इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से पीछे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बिसाइड्स फ्लैजला, फ्लैजला के अलावा, बिसाइड्स फ्लैजला, पिली एंड फिम्ब्री आर ऑल्सो सरफेस एक्सटेंशंस। ये भी सरफेस से ही निकले हुए भाग है। क्लियर है ना? एक्सटेंशन समझ रहे हो, जो कि किसी तरह से धस सा गया, वहाँ से निकल सा गया और एक नया स्ट्रक्चर बना लिया। जैसे मीजोजोम था तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशंस, वैसे ही ये सभी तुम्हारे सेल वॉल के एक्सटेंशंस हैं। क्लियर है ना? बैक्टीरिया, ये भी स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के, बट डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी। तो यहाँ पे याद रखना है कि फ्लैजला तुम्हारा मोबाइल है, यानी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, मतलब मोबाइल बना रहा है उसे। लेकिन जो पिली है और साथ साथ फिम्ब्री है, दे डू नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। क्लियर है? यहाँ पे याद रहेगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ जल्दी से, क्या क्या लिख दूँ, पिली, क्लियर है ना, एंड फिम्ब्री। क्लियर है? पिली एंड फिम्ब्री डू नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। लेकिन हाँ, ये भी एक्सटेंशंस ही हैं। क्लियर है ना? ये भी एक्सटेंशंस ही हैं सरफेस के, ओके, जो कि बाहर की ओर निकला हुआ है। द पीली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, याद रखना है, एंड फिम्ब्री आर अ स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्रॉटिंग आउट ऑफ द सेल। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks.
फिम्बरी क्या कर रहा है, ये अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। फिम्बरी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया है शायद। तो फिम्बरी अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक्स एक्चुअली। क्लियर है ना। इन स्ट्रीम्स, अगर जो स्ट्रीम्स वगैरह चल रहे हैं, धाराएं चल रही है, तो वहाँ पे रॉक्स अटैच करके रखेगा उसे, ताकि फिर वो धारा के साथ बह ना जाए। क्लियर है ना। एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू, या फिर होस्ट टिश्यू में, एंड होस्ट टिश्यू में। क्लियर है ना। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। फिम्बरी क्या कर रहा है, तो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। फ्लैजला क्या कर रहा है तुम्हारा, तो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। और पिली क्या है तुम्हारा, तो बस वही एक एक्सटेंशन है। क्लियर है ना। इसका कोई खास यहाँ पे फंक्शन नहीं है, बस ये याद रखना कि स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ूँ, आगे देखोगे लास्ट ये है हमारा टॉपिक, दैट इज राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम देखो यहाँ पे तुम्हारा 70s होता है, याद करो क्योंकि तुम प्रोकैरियोट पढ़ रहे हो। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होगा। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज, याद रखना है तुम्हें। क्लियर है ना। 50 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर साइज का होता है। एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, 50s एंड 30s। देखो होता क्या है समझना, राइबोसोम जो है यहाँ पे ये 70s है। तो 70s में क्या है, एक बड़ा यूनिट होता है तुम्हारा 50s, और एक छोटा यूनिट होता है इसमें तुम्हारा 30s, जिसमें कि ये वाले, एक मिनट यहाँ पे इस तरीके से मैं बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। यहाँ पे इसे इरेज करो, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से पार्ट समझना। ये मैं अंदर वाला पार्ट तुम्हें फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ, अंदर वाला तुम्हें इमेजिन करके चलना है यहाँ से डॉटेड लाइन से, है ना। तो अंदर वाला छिप सा गया है। क्लियर है ना। तो इसीलिए देखो ये है तुम्हारा 50s वाला यूनिट, और ये है तुम्हारा 30s वाला यूनिट। तो 50 और 30 वैसे तो 80 होता है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट ये अंदर छिप सा गया है ना, तो बाहर से जो हमें ओवरऑल दिखेगा वो तुम्हें क्या दिखेगा, तो 70s यूनिट दिखेगा। हेयर एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। यहाँ एस के बारे में कुछ मत समझो, फिलहाल तुम्हें पढ़ना नहीं है, आगे क्लासेस में पढ़ोगे, मेडिकल में जाओगे तो पढ़ोगे। बेसिकली मेजरमेंट का यूनिट है। जैसे तुम लेंथ को मीटर में नापते हो ना, टाइम को सेकंड में नापते हो ना, तो वैसे ही राइबोसोम को मेजर करते हैं हम एस में, दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में। क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझ गया 50 और 30 क्या हो गया, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट एम्बेडेड है। वैसे ही तुम्हारा ATS जो होता है ना, उसमें 60-40 होता है, ये भी याद रखना। जो ATS वाला होता है इसमें 60s प्लस 40s होता है। तो यहाँ भी तो तुम 100 समझोगे, लेकिन यहाँ भी सिमिलरली ऐसा ही होगा। एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट होगा। क्लियर है ना। यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ये फॉर्म करेगा 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्या लिख दूँ, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, तो राइबोसोम है। अब यहीं पे एक चीज़ और याद रख लेना, जब यहाँ बतला ही रहा हूँ तो, राइबोसोम फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम कौन बनाता है, राइबोसोम कौन बनाता है। राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है, लेकिन राइबोसोम कौन बनाता है, तो याद रखोगे न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, तो न्यूक्लियस पढ़ोगे ना, वहाँ पे पढ़ लेना न्यूक्लियोलस। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है, जैसे कि पॉलीजोम भी बोल रहे हैं, तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ जल्दी से। क्या है, तो सेवरल राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे जो कि एक सिंगल मैसेंजर आरएनए से अटैच होंगे। mRNA वगैरह, tRNA वगैरह ये सब बाद में पढ़ लेना 12th में, है ना, अभी बस नाम सुन लो। एंड फॉर्म ए चेन, जिससे कि हम पॉलीराइबोसोम बनाएंगे बोलेंगे, या फिर पॉलीजोम बोलेंगे। क्लियर है ना। द राइबोसोम और पॉलीजोम ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट करेगा मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ये कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से इसने प्रोटीन सिंथेसिस किया। प्रोटीन सिंथेसिस जैसा सुनने में लग रहा ना इतना आसान, इतना आसान है नहीं।
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तुम्हें पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझना होगा, डीएनए आरएनए इन सभी का स्ट्रक्चर समझना होगा, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन इन सारी चीज़ों को समझना होगा, जिसके लिए हमारे पास एक अलग से चैप्टर है 12th क्लास में, ऑब्वियसली अभी नहीं पढ़ना है हमें, क्लियर है। तो ये चीज़ समझे। तो यहाँ पे बस सिंपल से याद रखना कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है जिसमें कि ये ढेर सारे यूनिट्स ऑफ राइबोसोम को अटैच कर रही है पॉलीराइबोसोम, क्लियर है ना, एक चेन बना रहा है बेसिकली, क्लियर है, एक mRNA से अटैच करके, और ये फिर mRNA से जो मैसेज आ रहा है उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ टॉक अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज। सो इंक्लूजन बॉडीज क्या है, रिजर्व मटेरियल्स जो भी हैं प्रोकैरियोट्स में, reserve materials in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. They are not bound by any membrane. यहाँ भी कोई membrane नहीं होगा और ये simply साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे। दैट इज यहाँ पे देखो क्या क्या है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है, साइनोफेशियन ग्रैन्यूल है, साथ साथ ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा। और साथ यहाँ पे ये चीज़ हो गया, इसके साथ साथ गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये भी क्या है, इंक्लूजन बॉडीज हैं। ओके, सो गैस वैक्यूल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिल जाएंगे तुम्हें। और यहाँ इंक्लूजन बॉडी फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफेशियन ग्रैन्यूल और ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल, ये 3 देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं, ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम ऑफ सेल्डन एंड श्वान, सेल्डन और श्वान का जो नाम है, 1 मिनट रुक जाओ, सेल्डन और श्वान का जो नाम है बेसिकली, है ना, ये किस चीज़ से जुड़ा है। सेल्डन श्वान सबसे पहले पढ़े थे 38 39, याद करो, सेल्डन ने 38 में बोला था कि सारे प्लांट्स सेल के बने हैं, फिर स्वान ने 39 में बोला था कि सारे एनिमल्स भी सेल के बने हैं। इन्होंने फिर एनिमल को भी पढ़ा, प्लांट को भी पढ़ा बेसिकली, फिर इन्होंने देखा कि प्लांट में एक स्पेशल फीचर है सेल वॉल का, इन दोनों ने मिल के दिया सेल थ्योरी। सो द आंसर विल बी सेल थ्योरी, है ना। बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, देख लो वैसे, प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज, द न्यूक्लियस फंक्शन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, देखो मैंने इसे मार्क करवाया था, आ गया ना, रिगार्डिंग द सेल थ्योरी, यहाँ पे सेल करो, है ना। सेल थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है new cells arises from pre-existing cells, है ना। और ये स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ वर्चू ने, जो कि सेल्डन और स्वान वाले सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके एक नया सेल थ्योरी दिया था, क्लियर है ना। तो ये सारे नहीं होंगे, एरिस्टोटल, थियोडोर स्वान और सेल्डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन ए सेल, तो सारे जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे थे वो कहाँ हो रहे थे, तो वो सारे के सारे तुम्हारे साइटोप्लाज्म में हो रहे थे। मेन एरेना भी बोला जाता है या मेन एरिया भी बोल लो, एक ही बात है। आगे बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में देख लो क्या क्या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, विदाउट मेम्ब्रेन होगा, विदाउट मेम्ब्रेन होगा। साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं, ये भी तुम्हारे एब्सेंट होंगे, क्लियर है ना। तो देखो मीजोजोम तो तुम्हारा प्रेजेंट था, ये क्या था, एक्सटेंशन था, ये क्या था, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी था ही, ये तो यूकैरियोट के जैसा ही था। न्यूक्लियर इन्वेलप देखो नहीं था, राइबोसोम भी था ही 70S वाला, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीनोफोर और बैक्टीरियल जीनोम। देखो बैक्टीरियल जीनोम सिंपली समझो, या इसी को न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता है, तो सिंपली उस रीजन को हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, जहाँ पे कि नेकेड डीएनए होता है, याद करो, क्लियर है ना। तो ये कैसे थे, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, आरएनए एंड हिस्टोन्स, ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बिल्कुल यही तो था, ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कर लेना यहाँ पे,
सर्कुलर डीएनए, और इसी को टिक कर लोगे, ये मैंने बताया भी था पीछे। क्लियर है? आगे देखो, द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई। बैक्टीरिया ही है भाई, कोई नया चीज़ नहीं है, नाम से कंफ्यूज मत होना, तुम बैक्टीरिया सोच के आंसर करो। तो बैक्टीरिया में जो हेरिडिटरी मटेरियल था वो कैसा था? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डायऑक्सी राइबोज शुगर, देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बिल्कुल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, और साथ ही साथ सर्कुलर था, है ना, बट था तो डबल स्ट्रैंडेड ही। आगे बढ़े, इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज, जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं यहाँ पे, तो सर्कुलर था, लीनियर तो नहीं होगा, देन सर्कुलर डीएनए विथ हिस्टोन और विदाउट हिस्टोन। तो यहाँ पे ये मैंने तुम्हें बताया नहीं था, यहाँ पे मैं बतला देता हूँ, यहाँ पे विदाउट हिस्टोन होगा। समझना हिस्टोन एक्चुअली क्या होता है। हिस्टोन तुम्हारा क्या होता है कि प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली। क्लियर है ना? हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं दैट क्या करता है, एक तरह से इम्बेड करता है ये तुम्हारे मॉलिक्यूल्स को। क्लियर है ना? या यूँ कहो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, दैट प्रोटेक्ट्स द डीएनए। ओके, प्रोटेक्शन का काम करता है एक तरह से। हिस्टोन प्रोटीन हम पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे बेसिकली। तुम चाहो तो फिगर देख सकते हो वहाँ ओपन करके, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखोगे, उसमें दूसरे तीसरे पेज में ही तुम्हें हिस्टोन दिख जाएगा। ओके, तो उसे बाद में ही पढ़ लेंगे हम लोग। यहाँ पे याद रखना विदाउट हिस्टोन होता है, मैंने पीछे बताया नहीं था। ओके, चलो आगे देखना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? तो क्रोमेटोफोर में होते हैं। अभी अभी तो जस्ट बताया थोड़ी देर पहले। क्लियर है ना? जो कि तुम्हारा बेसिकली ब्लू ग्रीन अलगी यानी आर्की बैक्टीरिया वगैरह में होता है, आर्की बैक्टीरिया में होता है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ें। सॉरी, आर्की बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ साइनो बैक्टीरिया होना चाहिए ना। ब्लू ग्रीन अलगी को साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं, ना कि आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। चलो हो जाता है, कोई बात नहीं। साइनो बैक्टीरिया, ओके, दैट इज ब्लू ग्रीन अलगी। क्लियर है? जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, और यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं क्रोमेटोफोर्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सब नहीं है, ये सारे तुम्हारे हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे। ये सारे के सारे तुम्हारे कहाँ होंगे? हायर प्लांट्स में, ना कि तुम्हारे बैक्टीरियाज में। आगे बढ़े, द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव तो मैंने पूरा बतला दिया। क्लियर है ना? तो इसमें मेन डिफरेंस कहाँ आया था? क्या सेल वॉल में आया था? क्या सेल मेम्ब्रेन में? देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों का सेम था, यहाँ पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्लियर है ना? साइटोप्लाज्म में भी प्रॉब्लम नहीं था, फ्लैजला में भी प्रॉब्लम नहीं था, मेन प्रॉब्लम था सेल वॉल में। कंपोजिशन अलग अलग था। क्लियर है ना? एक में तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन था, एक में तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ एक दूसरा लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर था। क्लियर है ना? तो ये चीज़ सेल वॉल में डिफरेंस है, तभी तो एक स्टेन को ले रहा था, एक स्टेन को नहीं ले रहा था। क्लियर है ना? जिसमें सेल वॉल में चला गया था ना तुम्हारा क्रिस्टल वायलेट, वो स्टेन को ले रहा था इवन एसीटोन्स के धोने के बाद भी, और जो उसमें नहीं गया था, जिसमें बाहर जो एडिशनल लेयर ने रोक दिया था जाने से सेल वॉल में, तो वहाँ पे वो नहीं हो रहा था। आगे देखते हैं इन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एज सेलुलर कंपोनेंट इन यू बैक्टीरिया, ए लिखो, ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल। देखो आ गया ना क्वेश्चन, मैंने बोला भी था ये पीछे आया है। यू बैक्टीरिया में तुम्हारा एक ऐसा सेलुलर कंपोनेंट जो कि तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। यू बैक्टीरिया या बेसिकली ये क्या है? ये तुम्हारा प्रोकैरियोट है ना, ये तुम्हारा क्या है? तो प्रोकैरियोट है। इस चीज़ को समझो तुम पहले। तो प्रोकैरियोट का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो यूकैरियोट में है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंपल सा। न्यूक्लियस देख लो, एक में इन्वेलप है, एक में इन्वेलप नहीं है। राइबोसोम 70S है और 80S है ना। इसमें तुम्हारा विदाउट इन्वेलप, ये इन्वेलप का केस है कि इन्वेलप एक में प्रेजेंट है, नहीं है। सेल वॉल में भी देख लो अलग अलग ही है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बढ़े, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई। मोटाइल किसकी वजह से होते हैं? फ्लैजला की वजह से। याद करो, फिम्ब्री तुम्हारा अटैचमेंट करवा रहा था, फिम्ब्री तुम्हारा अटैचमेंट करवा रहा था। सीलिया यहाँ प्रेजेंट नहीं है, पिलाई का कोई फंक्शन हमें नहीं बतलाया गया है, यहाँ पे सिंपली स्पेशल प्रोटीन्स के बने होते हैं, इतना याद रखना है। आगे देखो, क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन। क्रोमेटोफोर देखो, क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट हैं पिगमेंट।
क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट है पिगमेंट, तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ ये सब नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ओके, सो फॉस्फेट ग्रैन्यूल पढ़े थे, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल भी पढ़े थे, यहाँ पे ग्लाइकोजिन ग्रैन्यूल भी पढ़े थे, पॉलीजोम नहीं पढ़े थे हम, क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों तुमने एनसीईआरटी में ऑलरेडी देखा था, पॉलीजोम नहीं देखा था हमने, सो आंसर विल बी पॉलीजोम। आगे देखते हैं, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच, देखो अटैचमेंट का आ गया ना, टू रॉक्स एंड टू होस्ट टिश्यू, तो ये कौन था, फिम्ब्री था ना तुम्हारा, फिम्ब्री था, है ना। आगे बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, स्टिकी कैरेक्टर तुम्हारा प्रोवाइड करता है ये ग्लाइकोकैलिक्स, याद रखना, क्लियर है ना। ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर है यही तुम्हें स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, ये याद रखोगे तुम। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S, 70S की बात की गई है, तो यानी यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात की गई है, क्योंकि अगर यूकैरियोट की बात की होती तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनल का नाम लिखा होता कि इसमें 70S है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड है। ओके, तो है तो डीएनए ही ना, है तो डीएनए ही, साथ ही साथ सर्कुलर भी है, डबल स्ट्रैंडेड भी है, तो देखो सिंगल को काटो, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, विदाउट हिस्टोन है ना, तो ये तो गया। दूसरा देखो, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेकेड डीएनए, हाँ ये बिल्कुल सही है। देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ जाएगा भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट है ना, तो इसीलिए ये भी गया, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और साथ साथ नेकेड है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट, इंक्लूजन बॉडी के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, they lie free in the cytoplasm, they represent reserve material in cytoplasm, they are not bonded by any membrane। ये देखो तीनों के तीनों सही है तुम्हारे, पहला ही गलत है, क्लियर है ना। ये तीनों स्टेटमेंट तुमने पढ़ा था इंक्लूजन बॉडी में, चाहो तो देख सकते हो एनसीईआरटी खोल के, कि ये साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, इनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्लियर है ना, नॉट बॉन्डेड बाई एनी मेम्ब्रेन, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और उसके साथ साथ ये रिजर्व फूड मटेरियल को ही बेसिकली कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, दीज आर कॉल्ड, सर्टेन स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, पॉलीराइबोसोम, जिसे पॉलीजोम भी बोलते थे ना, ये एग्रीगेट्स हैं किसके, तो ढेर सारे राइबोसोम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्लियर है, तो सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, हो गया आंसर तुम्हारा। ओके, राइबोसोम्स एंड आरआरएनए, ओनली आरआरएनए, पेरोक्सिसोम बिल्कुल नहीं। ओके, यहाँ तक समझे, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, बिल्कुल सेल वॉल नहीं होता, यहाँ तुमने पढ़ा था, सबसे पहले ही पढ़ा था तुमने, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ये भी सही है। पिली एंड फिम्ब्री आर मोस्टली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, नहीं नहीं नहीं, देखो पिली का तो हमने देखा ही नहीं था, फिम्ब्री तुम्हारा अटैचमेंट में हेल्प कर रहा था, फिम्ब्री तुम्हारा क्या कर रहा था, तो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा था। देन साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स, बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया तुम्हारा मोटाइल नहीं है, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो यहाँ तक हमारा आज का जो सेशन है ख़त्म हुआ, क्लियर है ना। अब तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को अगर पहली बार आया हो तो, और ये बेल आइकन दिख रहा होगा इसे दबा दोगे, इससे क्या होगा, तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है सेम नाम के साथ, जो चैनल का नाम है, क्लियर है ना, सर्च कर सकते हो तुम, मिल जाएगा तुम्हें, क्लियर है ना, क्योंकि पब्लिक कर रखा ऑलरेडी मैंने उस चैनल को। साथ ही साथ हमारा एक डॉट ग्रुप है, हमारा एक डॉट ग्रुप भी है, इस डॉट ग्रुप को तुम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे अगर तुम्हें इतना पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो, जो कि स्वाभाविक है कि होते ही हैं क्वेश्चन, है ना, तो उस क्वेश्चन को तुम वहाँ पोस्ट कर सकते हो, मैं पर्सनली उसे आंसर करूँगा टेलीग्राम पे, क्लियर है। तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल को समझेंगे, और उसके सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स, और साथ ही साथ न्यूक्लियस, इन सारे चीज़ों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।